नमस्कार जियो न्यू ऑन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह वीडियो राजनीति विषय से संबंधित एग्जाम के लिए उपयोगी है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टीचर, प्रवक्ता, लेक्चरर और नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी है। आइए हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर, राज्य। राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेट से हुई है, जिसका अर्थ किसी व्यक्ति या समाज समाज का स्तर या स्थिति से होता है। प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ नगर राज्य होता था। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से बना है। प्राचीन रोम के लोग राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग करते थे और रेस्पब्लिका शब्द का भी प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य के लिए राष्ट्र, जनपद, दंडनीति जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर शब्द सिद्धांत के रूप में कौटिल्य के दर्शन में देखा जा सकता है राज्य के विषय में। आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से माना जाता है, जिसने धार्मिक नियंत्रण से मुक्त क्षेत्रीय संप्रभुता को मान्यता दी। राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। राज्य की संकल्पना जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना का स्थान दिया गया। जी.आर. गैटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारक या विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यूनानी चिंतकों में जैसे प्लेटो और अरस्तु राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के लिए किया है। इसे प्राकृतिक क्षमता या सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन मानते हैं। संविदावादियों में जो है हाब्स, लॉक, रूसो ने इसे यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है। मार्क्सवादियों ने राज्य को शोषण का यंत्र माना है। आर्थिक आधार पर यह बना सामाजिक ढांचा है। आदर्शवादियों में प्लेटो से लगा फ्रांस के रूसो, जर्मनी कॉन्ट हीगल और इंग्लैंड के ग्रीन बोसांके उसे मानवीय विवेक का परिणाम मानते हैं किसे राज्य को। मैकाइवर जैसे समाज वैज्ञानिकों ने एक सामाजिक यथार्थ माना है राज्य को। बार्क और बोशांके जैसे इतिहासकार इसे ऐतिहासिक विकास की उपज मानते हैं। मोस्का, मैक्स वेबर, सिडनी वेब, लास्की, जी.डी.एच. कोल और हॉब्स आदि विचारक जो है राज्य का विशेष श्रेणी के संबंधों के आधार पर करते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, जिसमें स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो सहित उग्र व्यक्तिवादियों ने राज्य को पारंपरिक सुरक्षा के लिए कंपनी माना है। अराजकतावादी एवं श्रमिक संघवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए उसके उन्मूलन पर बल देते हैं। कुछ विचारक जैसे बोंदा, ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम राज्य को कानूनी संगठन मानते हैं। बहुलवादी विचारक डिग्बी, क्रैब, लास्की, बार्कर, लिंडसे, मैकाइवर राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। ब्लंडसली का मत है, इस मत का समर्थन करते हुए राज्य एक कल्पना है जिसके पीछे कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, फिर भी मानव व्यक्तित्व की तरह राज्य वास्तविक व्यक्तित्व है, अतः राज्य एक अस्थायी एवं सजीव संस्था है। सावयाई सिद्धांत के समर्थक में जो है प्लेटो, रूसो, सिसरो, हाब्स आदि ने इसकी तुलना मानव शरीर से की है। इसे राजनीतिक सावयव माना है। 19वीं सदी में यह प्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय हुई थी। ब्लंडसली ने राज्य की तुलना पुलिस से व चर्च से की है। अन्य लोगों ने इस दिशा में योगदान दिया, जिसमें काम्टे, फोयली, रेने बोर्स, एल्बर्ट सैफर, फ्रांज जकारिया, ये पता नहीं कौन है, स्पेंसर आदि ने इसका समर्थन किया है। सर्वाधिकारवादियों में जो है मुसोलिनी, हिटलर आदि ने राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में माना है। यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रोम ये भी हो चुका है। हाँ, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने और 16वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। राज्य के लिए बोधा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया और हाब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उसने समाज, राज्य, शासन तीनों को सम्मिलित किया। लॉक तथा रूसो ने इसे समुदाय माना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। अरस्तु राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो के अनुसार क्या कहता है राज्य के बारे में? राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारंपरिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। प्लूटार्क कहता है राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है और उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की गई हो, तथा जिसका शासन तर्क की उदारताकारी शक्ति से किया जाता है। बोधा भी जो कहते हैं राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। वर्गेश कहते हैं राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है। क्या हो रहा है? ब्लंडसली कहते हैं एक निश्चित प्रदेश
कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राजा हैं। स्पेंसर कहता है राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। कांट कहता है राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। हीगल कहता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। गिलक्राइस्ट कहते हैं जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हैं एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं जो आंतरिक क्षेत्र में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का एक साधन हो और वह संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, वह राज्य है। लूथर कहते हैं शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। लास्की का कथन है राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो अपने निर्धारित भौतिक क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मैक्स वेबर कहते हैं राज्य वह संस्था है जो एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल को वैध प्रयोग का एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करती है। कार्ल मार्क्स का कथन है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और दमन का यंत्र मात्र है। प्रोफेसर गार्नर का भी कथन है राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग पर रहता है, वह नियंत्रण से लगभग पूर्णतया मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है, उसके प्रति सभी निवासियों में संभवतः आज्ञा पालन की भावना होती है। लास्की भी कहता है अन्य सभी सहचरों का चरित्र तो स्वैच्छिक होता है और वह व्यक्ति को केवल तभी बांध पाते हैं जब अपनी पसंद में उनका सदस्य बनता है, परंतु किसी राज्य में रहने वाला व्यक्ति के लिए उनके आदेशों का पालन कानूनी रूप में अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अट्टालिका का शिकार है। अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य को सर्वोच्च वो उसकी प्रमुख विशेषता है। लर्नसली भी कहते हैं एक किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। बर्गेश कहते हैं राज्य मानव जाति का वह भाग है जो एक इकाई के रूप में संगठित है। बिटसन कहते हैं राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं। मैकाइवर कहते हैं राज्य एक संघ है जो अपने शासन जिसे इस प्रयोजन के लिए दमनकारी सीट प्राप्त है द्वारा घोषित कानून के माध्यम से समुदाय के भीतर उस प्रदेश को बनाए रखता है। उसका रेखांकन विश्व जनीन सामाजिक व्यवस्था की बाहरी स्थितियों ने किया है। थॉमस हॉब्स राज्य के बारे में कहता है राज्य को एक कृत्रिम मानव या लेवियाथन एक विशाल समुद्री दैत्य है, उसी के नाम पर उसी को लेवियाथन कहा जाता है, के रूप में उसके पास सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान है। फ्रेडरिक एंजल कहते हैं राज्य के बारे में राज्य समाज के विकास की एक निश्चित अवस्था की उपज है। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं राज्य को अन्य सभी सहचरों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी के पास बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। हालैंड जी क्या कहते हैं राज्य बहुत से मानवों का एकत्रित समूह है जो सामान्यतः किसी निश्चित प्रदेश पर अधिकार रखता है, जिसके बीच बहुमत अथवा लोगों के किसी निर्धारणीय वर्ग की इच्छा वर्ग के इस बहुमत की शक्ति के कारण किसी की संख्या में उसका विरोध करने पर विजयी रहती है। ग्रेसियस क्या कहते हैं राज्य के बारे में राज्य स्वतंत्र लोगों का परिपूर्ण संघ है जो अपने परस्पर लाभ की खातिर और कानून के लाभ को आनंद लेने हेतु एकताबद्ध हो जाते हैं। वुडरो विल्सन राज्य के बारे में क्या कहते हैं किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। रॉबर्ट फिल्मोर कहते हैं राज्य उन लोगों का ऐसा समुदाय है जो अस्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता है, जो सामान्य कानूनों आदतों रिवाजों से एक सौ या निकाय से जुड़ा हो, जो अपनी सीमा के भीतर सभी लोगों वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करे, एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र प्रभुसत्ता का प्रयोग करे, जो युद्ध या शांति करने विश्व के सभी समुदायों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हो, वह राज्य है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और राज्य की अवधारणा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसी कारण व्यवहारवादी उपागम है जो उदारवादी चिंतन क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तकों का कहना है कि राज्य की संकल्पना को राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। इसके पीछे मुख्य तर्क क्या है राज्य की संकल्पना राजनीतिक यथार्थ या राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में कोई सहायता नहीं देता है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी उपागम का जनक कहा जाता है। लास्वेल, डेविड स्टन, आमंड, डेविड ये तो पता नहीं क्या लिखा है, स्टीन आदि से मन की व्यवहारवादी उपागम से जुड़े हुए विद्वान है। व्यवहारवादियों ने राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। डेविड स्टन ने समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करने वाली अंतःक्रियाओं के समूह को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्र समुदायों में प्राप्त अंतःक्रियाओं की यह व्यवस्था है जो वैध भौतिक बाध्यताओं का प्रयोग करती है या प्रयोग करने की धमकी देकर एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करती है। व्यवहारवादियों का मानना है राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए संस्थात्मक संवैधानिक इकाइयों का इतना महत्व नहीं जितना कि राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक दल, दबाव समूहों और गैर संवैधानिक इकाइयों का जो महत्व है। व्यवहारवादियों ने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को महत्व देते हैं, अतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर अधिक जोर दिया है, जबकि दूसरी ओर मार्क्सवादी चिंतन राज्य की संकल्पना को निरंतर राजनीतिक विश्लेषण का आवश्यक अंग माना है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से उदारवादी विचार भी राज्य की संकल्पना को राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? मनुष्यों के किसी भी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें से जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता, सरकार। जनसंख्या किसी राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि मनुष्यों के अभाव में किसी राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लाज में एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, जबकि रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रेंट में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है।
अरस्तु का मानना था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या ना तो अधिक और ना ही कम होनी चाहिए। डिग्बी का कहना है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासित के मध्य वर्गांतर की रेखा स्पष्ट की जा सके। गार्नर के अनुसार जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, और इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इससे लिए भूभाग और राज्य के संसाधन अपर्याप्त हो जाएं। निश्चित भूभाग। भूमि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। खानाबदोश कबीलों को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्लेवर प्रथम विचारक थे जिन्होंने 1817 में राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में नागरिकों के पास अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हुई पर्याप्त भूभाग आवश्यक है। ब्लंसली के अनुसार राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है, तो राज्य का भौतिक आधार भूमि है। बिना भूमि के राज्य संभव नहीं है। जलनीक ने राज्य के लिए भूमि को आवश्यक माना है। बिलोबी, सीले, फाल जैसे विद्वानों ने भूमि को आवश्यक तत्व, राज्य का आवश्यक तत्व माना है। और तीसरा तत्व इसका है गवर्नमेंट। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है, जो कानून, रक्षा, शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु सरकार जनता पर उचित कर लगाती है। आजकल के राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य जैसा हो गया है। अतः किसी भी राज्य में चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों न अपनाई गई हो, परंतु एक स्थिर सरकार का होना अति आवश्यक है। ब्लंसली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। लिकाक कहता है कि सर्वोत्तम सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का अस्थायी रूप ही वह सब कुछ है जिसकी आवश्यकता है। तानाशाही अथवा आतंक का कोई भी रूप इन शर्तों की पूर्ति करता है। बिल्कुल उसी प्रकार किसी राजनीतिक समुदाय की स्थापना करता है जैसे शासन जिसकी सत्ता सामान्य स्वीकृति पर आधारित होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में अपने आदेश और कानूनों का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रख सके। संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण प्राण तत्व है। संप्रभुता इसके बिना कोई भी समाज राज्य नहीं बन सकता, भले ही उसके पास अन्य तीनों तत्व क्यों न मौजूद हों। जैसे 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत के पास जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभु नहीं था। संप्रभुता के दो पहलू होते हैं। आंतरिक संप्रभुता राज्य अपने नागरिकों और संघों पर सर्वोच्च आदेश जारी कर सकता है, वह आंतरिक संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता राज्य किसी भी विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो। राज्य और अन्य शहचर्य। राज्य और समाज। यूनानी विचारकों ने राज्य और समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया। हीगल, कांट जैसे उग्र आदर्शवादियों ने भी दोनों में कोई अंतर नहीं माना है। बारकर राज्य एवं समाज को नैतिक उद्देश्य की दृष्टि से समान मानते हैं, परंतु राज्य और समाज दोनों एक नहीं है, इसमें कई दृष्टियों से अंतर है। मैकाइवर कहता है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से अंतोगत्वा राज्य की सृष्टि होती है। मैकाइवर के अनुसार राज्य वह संरचना है जो समाज का समतुल्य अथवा उस जैसा व्यापक नहीं, अपितु उसके भीतर कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारक व्यवस्था के रूप में बना है। राज्य और समाज के बारे में देखते हैं। मूलतः नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को समवर्ती माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु नागरिक समाज का पृथक अस्तित्व भी होता है। सिसरो की दृष्टि में राज्य का वह ढांचा मात्र न होकर एक ऐसा समाज था जिसके सदस्य नागरिकों के रूप में मिलजुल कर रहते हों और नागरिक कानून का पालन करते हों। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया और नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए यह मान्यता रखी कि मनुष्य प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं और अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार स्थापित करते हैं। इस तरह लॉक नागरिक समाज मानव समुदाय में अनुशासन व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का साधन मानता है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी विचारक रूसो ने नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए इसकी संकल्पना एक ऐसे समाज के रूप में की जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो। रूसो ने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर करते हुए यह विचार रखा कि नागरिक समाज प्राकृतिक विषमता को तो दूर नहीं कर सकता, परंतु वे सब नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करके उन्हें कानूनी अधिकार की दृष्टि से समान या सक्षम बना देता है। 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक हेगल नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए यह मान्यता रखी नागरिक समाज यूनिवर्सल इगोइज्म का क्षेत्र है, जहाँ व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि के लिए अन्य सब मनुष्यों के हितों को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझता है। अतः यह विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। इसके विपरीत राज्य विश्वजनीन यथार्थवाद का क्षेत्र है, जहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने को तत्पर रहता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स नागरिक समाज के उन लक्षणों की पुष्टि करता है जिसे हीगल ने पहचाना, परंतु मार्क्स ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्सी ने मार्क्सवादी विश्लेषण के अंतर्गत पूंजीवादी समाज की संरचना को दो स्तरों में अंतर किया। पहला स्तर था नागरिक समाज का है जो आधार के निकट है, जिसमें परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं आती हैं। दूसरा स्तर है राजनीतिक समाज का है, जिसमें राज्य की बल प्रयोगमूलक संरचनाएं आती हैं, जैसे सेना और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव मार्क्सवादी हर्बर्ट मार्क्यूज ने यह तर्क दिया कि समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए राज्य और नागरिक समाज के उस स्तर को समझना जरूरी है जिसकी तरफ हीगल ने हमारा ध्यान खींचा था।
मार्क्यूस के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। दूसरी ओर आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। उसके अनुसार दो स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि समाज को इन दोनों तरह के प्रभुत्व से मुक्त कर दिया जाए। अब राष्ट्र राज्य देखते हैं। राष्ट्र राज्य प्रायः लोग राष्ट्र राज्य और राष्ट्र दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु दोनों पृथक पृथक संकल्पनाएं हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र शब्द का अर्थ उन लोगों का समूह है जो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हुए भी मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे हैं। उसे राष्ट्र कहते हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता होना आवश्यक है, परंतु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? प्रभुसत्ता। राज्य अपने आदेश का पालन दंडनात्मक शक्ति होने के कारण बलपूर्वक भी करा सकता है, परंतु राष्ट्र की इच्छा का पालन प्रजा स्वेच्छा से करती है। प्रोफेसर जिमरन ने दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीयता धर्म की भांति विषयगत है, जबकि राज्य वस्तुनिष्ठ है। राज्य और सरकार के बारे में देखते हैं। सरकार ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। मैकाइवर के अनुसार राज्य एक संगठन है और सरकार उसका प्रशासकीय अंग है। राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है, वह सरकार के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। राज्य का अस्तित्व भावनात्मक है, जबकि सरकार का अस्तित्व भौतिक है। राज्य का स्वरूप अस्थायी है, जबकि सरकार बदलती रहती है। सरकारों के बदलने से राज्य का अंत नहीं होता है। राज्य और समुदाय देखते हैं। राज्य और समुदाय दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक है, परंतु समुदाय स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कई प्रकार के हो सकते हैं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, परंतु समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। राज्य के पास अपने कानूनों का पालन कराने के लिए प्रभुसत्ता होती है, परंतु समुदाय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। राज्य एक अस्थायी समुदाय है, जबकि अन्य समुदाय प्रायः अस्थायी होते हैं। राज्य का उद्देश्य व्यापक होता है। उसका लक्ष्य सभी नागरिकों का कल्याण करने से, जबकि समुदाय अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।